हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग बेहतरीन तरीका देखेंगे कि कैसे कम से कम समय में किसी भी प्रश्न को हम करें। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। लड़की जैसे सुंदर से रिलेटेड है, उसी तरह बताना है लड़का क्वेश्चन मार्क से किस तरह रिलेटेड होगा। ओके, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए जो भी शब्द दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस तरह के आप प्रश्न कर पाएंगे। जैसे लड़की क्या होती है, सुंदर होती है। उसी तरह लड़कों के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, लड़की जिस तरह सुंदर होती है उसी तरह लड़का क्या होता है, मनोहर होता है। लड़का क्या होता है, मनोहर होता है। तो किस ऑप्शन में मनोहर है, ऑप्शन डी में, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मनोहर हो जाएगा। जिस तरह लड़की क्या है, सुंदर होती है, उसी तरह लड़का क्या होता है, मनोहर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको नंबर्स दिए गए हैं। जिस तरह से 27 125 से रिलेटेड है, उसी तरह 64 किस संख्या से रिलेटेड होगा बताना है। ओके, तो 27 और 125 इन दोनों को देखने पर आपके दिमाग में एक चीज़ तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि 27 क्या है, 3 का क्यूब है। इतना आपको आना चाहिए, तभी तेजी बनेगी। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। ओके, 5 का क्यूब है। और 64 क्या है, 4 का क्यूब है। दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल इतना दिखना चाहिए। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 3 से 5 हो रहा है, यानी +2 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का क्यूब और कोई ऐसी संख्या रही होगी कि +2 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो यहाँ पे 6 मान लेते हैं, 6 का क्यूब, तभी तो 4 से 6 2 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे 3 से 5 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। उसी तरह 4 का क्यूब 2 का डिफरेंस यानी 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 होता है 6 का क्यूब। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 216 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह सीरीज का प्रश्न है, लुप्त संख्या पूछा जा रहा है। जब भी अगर क्वेश्चन मार्क किसी भी सीरीज में अगर अंदर दिया हो तो समझिए कि वह प्रश्न कठिन होता है। उस तरह के प्रश्न जनरली कठिन होते हैं। अगर यही क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया होता तो इसको करना कंपेयर टू बीच में दिया है आसान होता। फिर भी हम लोग देखते हैं कई क्वेश्चन इजी भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े कठिन ही होते हैं। चलिए देखते हैं इसको। 2 से 5 हो रहा है, ओके, 5 से 9 हो रहा है। एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि संख्याएं बड़ी बड़ी नहीं है, यानी 2 से 5 बहुत बड़ी नहीं हो रही, यानी गुणा कुछ नहीं हो रहा है, स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, प्लस और माइनस ही कुछ हो रहा है। तो 2 से 5 क्या हो रहा है, यहाँ पे +3 दिख रहा है। 5 से 9 यानी +4 दिख रहा है। एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे देख रहे हैं 20 से 27 हो रहा है, यानी +7 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर हो गया कि +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो अगली बार क्या होगा, +5 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 है तो +5 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ओके, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 14 है, +5 कर लिया तो +6 करेंगे तो 14 + 6 20, यानी यही बन रहा है +3 +4 +5 +6, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 14। 2 में क्या हो रहा है, +3 ऐड किया 5, 5 में क्या हो रहा है, +4 ऐड किया 9 हुआ। अब 9 में +5 तो क्या होगा 14, 14 में +6 तो 20, और 20 में +7 तो 27। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। डायरेक्शन का प्रश्न है, हमें बताना है कि एक रेलगाड़ी। डायरेक्शन के प्रश्न में आपको एक बात पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है कि डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अगर हमें 2D डायमेंशन में करना हो। तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इस साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। ये बात बेसिक बहुत सी बात है, इसको आप लोग ध्यान में रख करके प्रश्न को आगे मूव कीजिएगा। ओके, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, यानी रेलगाड़ी कुछ ऐसे खड़ी है, उसका मुँह क्या है, इस साइड है, उत्तर की तरफ। ओके, उत्तर की तरफ मुख है, और हवा का प्रवाह क्या है, पूर्व की दिशा है में है, यानी हवा ऐसे बह रहा है, पूर्व की तरफ बह रहा है, हवा ऐसे बह रहा है। ओके, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, पूछा जा रहा है रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। जब रेलगाड़ी का मुख ऐसे है तो यहीं पे तो कहीं जो धुआं निकलने वाला होता है यहीं पे होता है, तो जब धुआं ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगी
तो क्या होगा, हवा का झोंका किधर है, पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ ही तो धुएं को ढकेलेगी ना, यानी जो धुएं की दिशा हो जाएगी वो पूर्व की तरफ ही तो हो जाएगी, क्योंकि धुआं तो भाई जाहिर सी बात है कि हवा उसको ढकेलेगा ही जब इसमें से निकलेगा रेलगाड़ी में से, तो यानी हवा की भी दिशा, उस धुएं की भी दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व की तरफ, यानी हवा की दिशा की तरफ हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, पूर्व दिशा होगी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। ओके, सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पहला दूसरा देखे थे। यहाँ पे क्या दिया है, अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। जिस तरह से KIJM यम के येल्लो से संबंधित है, उसी तरह हमको बताना है कि यम के येल्लो किससे संबंधित है। अल्फ़ाबेट वाले किसी भी प्रश्न को रीजनिंग में करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू रटी होनी चाहिए। ओके, जैसे प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, A, B, यानी कि अल्फ़ाबेट में ए का क्या स्थान होता है, 1 होता है, बी का क्या होता है, 2 होता है, यही तो होता है ना स्थान। सी का कौन सा होता है, स्थान 3 होता है, डी का कौन सा 4 है, यानी कि 3 अक्षरों के बाद ही तो डी आता है ना, इसलिए इसका प्लेस कौन सा है, 4 है। तो इसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे आप जेड की बात करते हैं तो उसका कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। तो ये आपको रटा होना चाहिए। टी का क्या होता है, 20 होता है, यस का क्या होता है, 19 होता है, यन का क्या होता है, 14 होता है। इससे क्या होगा ना, आप देखते ही इस तरह के प्रश्नों को तुरंत करने की कोशिश करेंगे। ओके, तभी 2 से 1 सेकंड में क्वेश्चन आप निपटा के निकल पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। ओके, जैसे के है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 से यहाँ पे क्या हो रहा है, यम हो रहा है, यानी 11 से +2 ऐड हो रहा है। आई का 9 होता है, 9 से के, यानी 9 11, इसका के का 11 होता है, 9 से 11 मतलब यहाँ भी +2 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यम का 13 होता है और ओ का 15, 13 से 15 यानी यहाँ भी +2 हो रहा है। ओके, हमें एक चीज़ दिख गया कि +2 हो रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे ऐसे उंगली पर कर लीजिए, IJKL लेकिन तेजी लाने के लिए ऐसे नहीं चलेगा। के का 11, यम का 13 यानी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। तो हमें क्या करना है कि इसमें भी +2 करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। यम है 13, +2 करेंगे तो ओ आ जाएगा। के 11 होता है, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। यल कितना होता है, 12 होता है, +2 करेंगे तो यन हो जाएगा। ओ कितना होता है, तो 15 होता है, +2 करेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी क्यूब हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, OM किस में है, ऑप्शन आपका डी में है। क्या है, ऑप्शन डी में है। यम कितना होता है, तो आपका 13, तो 2 15 ओ, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। एक बार और इसको देख लीजिए, यम का 13 में कितना 2 जोड़ेंगे तो 15, ओ आ गया, ओ आया ना। के का कितना होता है, 11 होता है, और 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 होगा, 13 का मतलब यम हो जाएगा। ठीक है, ओ यम से स्टार्ट ये हो रहा है आपका, यानी और लास्ट में क्यू जा रहा है, तो ओ का 15 होता है और 2 ऐड करेंगे तो 17 यानी क्यू। इस तरह के प्रश्न में पूरा करने की भी जरूरत आपको नहीं होती है। जैसे क्या कीजिए कि पहला कर लीजिए, +2 करिए, लास्ट +2 करिए और निकलिए, जिसमें मैच कर रहा है निकलिए। क्योंकि लास्ट में यहाँ पे देखिए ना, ओ इस वाले में भी है, पहले ऑप्शन में भी ओ है ना, बिल्कुल है, लास्ट इनिशियल में यहाँ भी ओ है। ओके, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लास्ट का चेक कर लेंगे। हमारा तो क्लियर होगा कि ओ इनिशियल में होगा, ये 2 लोग एलिमिनेट हो गए भैया लोग ना, बिल्कुल हो गए। अब लास्ट में क्यू होगा, तो लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यस और क्यू है, दोनों में डिफरेंट है। तो अगर हम लास्ट का केवल चेक कर लेते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, करके निकल जाएंगे। इसलिए कई क्वेश्चन में हमें पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। 5 विद्यार्थी ABCD तथा E एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि A और D के बीच E है और B के दाईं ओर A है, तब B के बाईं ओर कौन बैठा है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक सर्किल में 5 लोगों को बैठाया जा रहा है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको जैसा जैसा बोला जाए, जैसे जैसे ये लोग बोलते हैं क्वेश्चन में, वैसा वैसा आप करते जाइए और हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रेलवे में या फिर SSC में बहुत टफ नहीं आते हैं। टफ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके किस में, बैंकिंग में बनते हैं। बैंकिंग में इज्जत लूटने वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन अगर CGL की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, तो उनमें इन एग्जामों में सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जितना कहा जाए उतना करेंगे ना क्वेश्चन में, तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसको। 5 विद्यार्थी हैं, मैंने पहले तो सर्किल बना लिया। ओके, ABCD क्या है, ABCD तथा एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। जब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अपना मुख वृत्त के केंद्र की तरफ किए हैं। इस बात को आप लोग समझिएगा। ओके, यदि A और D के बीच E है, मैंने यहाँ A बना लिया।
और मैंने यहाँ डी बना लिया। इनके बीच में ई है यहाँ पे, ओके बिल्कुल ई मैंने बना लिया। और बोल रहे हैं और बी के दाईं ओर ए है, और बी के दाईं ओर ए है, तो बी कहीं यहाँ रहा होगा, तभी तो इसके दाईं ए होंगे ना, बिल्कुल। और बी के दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन है, जाहिर सी बात है। ओके, हमारे पास मिल गया ई है, ए और डी के बीच ई है, और बी के दाईं ओर ए है, यानी ए बी डी ई। ओके, तो हमारा सी क्या होगा, सी के लिए इधर ये तो एक प्लस प्लेस बच गया ना, क्योंकि बी के बाईं ओर जस्ट दाईं ओर क्या है, बी के दाईं ओर ए है, तो इसमें तो हम सी को बैठा नहीं सकते हैं भैया, बिल्कुल नहीं बैठा सकते हैं। और ए और डी के बीच में ई है, तो इसके बीच में भी हम कहीं सी को बैठा नहीं सकते हैं, तो सी का जो प्लेस बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, बी और डी के बीच में बच जाएगा। ओके, तो पूछा गया तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में कौन बैठेगा, सी है, सी ही तो है लेफ्ट साइड में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में सी दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको अरेंज करना है, जैसे आपको दिए गए हैं शब्द दिए गए हैं, इस तरह के भी एक प्रश्न आते ही हैं एसएससी में, सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ये सारे शब्द होते हैं ना किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना होता है इस तरह के प्रश्न को करने के लिए, सबसे पहले सारे शब्दों को आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे रोग दिया है, उपचार दिया है, संक्रमण दिया है, स्वास्थ्य लाभ दिया है, रोग निदान दिया ना। अब हमको एक बात, सारे यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें ना एक सीक्वेंस में ही होती हैं, घटित होती हैं। ओके, तो आप सारे शब्दों को एक बार पढ़ेंगे ना, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या आपको एक सीरीज दिखेगा, एक क्रम दिखेगा। ओके, तो आप ऐसे ना कभी भी कीजिए कि एक वो शब्द को पकड़ करके और ढूंढने लगिए, ऐसा मत कीजिए। सारे शब्दों को एक बार पढ़ेंगे तो ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस चीज़ से रिलेटेड एक क्या बन रही है, श्रृंखला एक बन रही है, एक क्रम चल रहा है। ओके, तो देखते हैं, रोग दिया है, उपचार दिया है, संक्रमण, स्वास्थ्य लाभ, रोग निदान। ओके, सबसे पहले आपको क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कई दफ़ा शब्द टफ आ जाते हैं ना, कई दफ़ा शब्द टफ आ जाते हैं, तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। ओके, अगर हम डी लेते हैं ऑप्शन स्वास्थ्य लाभ, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया जब रोग होगा, बीमारी होगी, उसका निदान होगा, तभी तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हम इसलिए आपको ऑप्शन से भी जाने के लिए बोल रहे हैं ना, पता है क्यों, क्योंकि कई दफ़ा ना शब्द इतने टफ आ जाते हैं, इतने टफ शब्दों का ग्रुप होता है कि उसमें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन इनिशियल में नहीं आ सकता, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो भैया डी जो है स्वास्थ्य लाभ है, तो इनिशियल में तो आ ही नहीं सकता। अरे बीमार होंगे तभी तो जाएंगे डॉक्टर के पास, तो स्वास्थ्य लाभ होगा, यानी दवाइयाँ ववाई खाएंगे तभी तो होगा ना। तो डी से तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, अब ए से देख लेते हैं, रोग दे रहा है, ए से भी नहीं हो सकता भाई। संक्रमण भी है ना, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, संक्रमण होगा, यानी हमारा स्टार्टिंग किससे होगा, सी से होगा। तो सबसे पहले हमें संक्रमण होगा, उसके बाद क्या होगा, रोग होगा। भैया जब संक्रमण होगा तभी तो रोग होगा ना, रोग होगा, और जब आपको रोग होगा तो उसका रोग निदान होगा। रोग मतलब क्या हुआ है आपको, उसका निदान किया जाएगा, रोग निदान होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, रोग जब का निदान हो जाएगा तो उसका उपचार किया जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, यानी CAE, उसके बाद B। जब आपका रोग निदान हो जाएगा तब उपचार उसका होगा कि भैया आपको हुआ क्या, उसका उपचार किया जाए। और जब उपचार किया जाएगा उसके बाद क्या होगा, लास्ट में स्वास्थ्य उसका लाभ मिलेगा, यानी डी। यानी हमारा क्रम बनेगा CAEBD किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना आपको चाहता हूँ, क्योंकि ना ये तो इजी प्रश्न है तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा इसमें अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको करने में कठिनाई आती है, इसलिए आप एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए कि हम ऑप्शन से कैसे प्ले कर सकते हैं। और एक बहुत मज़ेदार आपको बात बता रहे हैं एसएससी की, जनरली एसएससी जितना भी एग्जाम कराता है, एसएससी के ऑप्शन से आप इतना ज़बरदस्त प्ले कर सकते हैं ना, क्योंकि वो ऑप्शनों को मतलब बहुत ज़बरदस्त सेट नहीं करता है, ठीक है, रैंडमली सेट करता है। तो ऑप्शन से प्ले करके आप जो आपको आ नहीं रहे क्वेश्चन उनको निपटा सकते हैं। जैसे अगर ये एसएससी का प्रश्न होता, आपको बता रहे हैं, अगर एसएससी का ये प्रश्न होता ना, तो डेफिनेटली ना ऑप्शन ए होता ना बी होता। ओके, क्यों, क्योंकि सी यानी सी से स्टार्ट दो हो रहे हैं, ऑप्शन बी और सी, तो इन्हीं दोनों में से होता 100% होता। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ फंस रहा है ना, देखिए क्या, डी से डी दोनों में लास्ट में है, ओके है ना, दोनों ऑप्शन में।
तो हम ये तो कह नहीं सकते हैं कौन होगा। बी भी है, बिल्कुल है, और ए ई है, बिल्कुल है, ई ए है, बिल्कुल है। लेकिन अब देखिए हम दूसरा गणित बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए आपको आता ही नहीं तो कैसे, अगर एसएससी का एग्जाम देते हो तो कैसे इसको निकालते हैं। ओके, करना भी पड़ेगा, कम क्वेश्चन करने से अच्छा है वैसे ही डिस्क्वालीफाई होइएगा तो कम से कम तुक्के ही मार लीजिए। और एसएससी में थोड़ी बहुत आपको अच्छी खासी नॉलेज है ना, तो आप निपटा लेंगे प्रश्नों को। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी बी है, इसमें भी डी है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ सी सी है, ए और ई है। अब हम देख रहे हैं ई ए है तीसरे स्टेप में। ओके, अब हम देखेंगे ना कि ए कहाँ पे, ए इस लाइन में है क्या, किसी में नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहीं पे ए है। ई कहीं पे है क्या, इन चारों ऑप्शनों में, बिल्कुल है, ए है। ए वाले में ई है ना, सेम सेम ई है, यानी 100% हो गया कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 14 + 13 × 3 = 81 है तो 17 + 16 × 2 का मान ज्ञात कीजिए, बताना है। ओके, अगर आप इस प्रश्न को देखते हुए आप तुरंत ऐसे कीजिएगा, 13 × 3 = 39, 14 जोड़ देंगे। अब तो आ ही नहीं रहा, आप तो घबरा गए, अब क्या हुआ। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, आपको इसमें रीजनिंग लगाना है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक लगा करके हमको यहाँ पर आंसर लाना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम, क्योंकि ये रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, आपसे यहाँ रीजनिंग का आउटपुट लेना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ पे बॉडमास मत लगाइएगा। बॉडमास लगा करके आप सोचिएगा कि हम कर लें तो फिर तो फंस जाइएगा ना। 13 × 3 = 39, हम यही करेंगे ना, 13 × 3 = 39, क्योंकि बॉडमास कहता है पहले मल्टीप्लाई करिए तब क्या करिए, एडिशन करिए। 13 × 3 = 39 हम कर लिए, और 39 + 14 कर लिए, तो हमारा क्या आ गया, 9 × 4 = 13, यानी 53 आ गया। लेकिन भैया ये बराबर में 53 तो है ही नहीं, माजरा फंस गया ना। तो हमें यहाँ रीजनिंग की दृष्टि से इस प्रश्न को देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। 14 हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा नहीं करेंगे, 14 और 13 को मैं जोड़ दिया तो क्या हो गया, 27 आ गया। ओके, और इंटू 3, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, इधर 81 आ गया। यानी 81 = 81 दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। LHS = RHS। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ लगाएंगे और निपटाएंगे। 17 + 16 कितना हो गया, तो 33 हो गया ना, और इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो गया, 66। तो हमारा बराबर में राइट आंसर क्या आएगा, 66। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 66। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। वेन डायग्राम का प्रश्न है। इसमें 3 से 4 शब्द आपको दे दिए जाते हैं। मैं बता भी रहा हूं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, और इन चैप्टर के प्रश्नों को करने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ओके, ताकि एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो इससे कई सारे प्रश्नों को आप खुद से कर पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ। इसलिए मैं बताता हूँ कि इनको करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। वेन डायग्राम का प्रश्न है, इसमें 3 या 4 शब्द दिए जाते हैं। यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं। ओके, 2 भी शब्द दे देगा, आपसे रिलेशन पूछेगा, ऐसे उस तरह का प्रश्न बनता नहीं है, मिनिमम 3 होता ही है। ओके, जैसे देश दिया है, भारत दिया है, पाकिस्तान, तो हमें क्या करना होता है कि जो शब्द दिए गए होते हैं ना, उनसे रिलेशन, उनमें क्या रिलेशन हम बना सकते हैं, उनसे डायग्राम बनाना होता है। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो जो भी शब्द दिए गए हैं होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान क्या है, तो ये तो इजी प्रश्न है, पाकिस्तान एक देश है। भारत क्या है, भारत भी एक देश है। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को अच्छे से करने के लिए शब्दों पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जो भी शब्द दिया गया है वहाँ पे। ओके, चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। बोला गया भारत और पाकिस्तान में क्या दोनों में कॉमन है, ये दोनों देश हैं। तो मैं यहाँ बना लिया, भारत ये है, ये पाकिस्तान है, दोनों देश हैं। ओके, और मैंने एक ऐसे डायग्राम बना लिया, इसको देश को बना लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भारत क्या है, ये देश है, भारत देश है, उसी तरह पाकिस्तान देश है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में तो भैया कोई रिलेशन नहीं है ना, इसको मैंने ये देश है, ये क्या है, देश है, और ये क्या है, इंडिया है, आई बना लेते हैं, ये पाकिस्तान पी बना लेते हैं। तो भाई मैं बोल सकता हूँ ना, सभी भारत क्या हैं, देश हैं, सभी इंडिया क्या है, मतलब भारत क्या है, एक देश है, और पाकिस्तान क्या है, ये भी एक देश है। तो दोनों देश के अंतर्गत आएंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान में कोई रिलेशन नहीं है ना भैया, ये तो दोनों अलग अलग देश हैं। तो इसलिए इनको हम सटाएंगे नहीं या ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जा रहा है, इस तरह का प्रश्न एसएससी में पहले बहुत ही पूछा जाता था, बहुत ही, लेकिन अब के हाल के दिनों में अब पूछे नहीं जा रहे हैं। अदर वनडे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। ओके,
पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। यानी इनके प्रश्न का कहने का मतलब है ना कि जो मल्टीप्लिकेशन शब्द दिया है, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा ऑप्शन में का शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ओके, जैसे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इनके ही शब्द को यूज हमको करना है और यहाँ ऑप्शन में शब्द बनाना है। ओके, और ये देखना हमें है कि मल्टीप्लिकेशन के अक्षरों से कौन सा इसमें से शब्द बना हम नहीं पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको ऑप्शन ही जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेकिन ऑप्शन जाइए तो मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप शुरू से शुरू करिए, यानी कि ऑप्शन बी देखिए, चेक करिए, ऑप्शन बी करिए, फिर ऑप्शन सी करिए, डी करिए, एकदम फंस जाइएगा। मान लीजिए आपका डी राइट आंसर है, ठीक है, और आप शुरू से चेक करना शुरू कर दिए, ऑप्शन ए में मैच किए, बी में किए, सी में किए, फिर तो 2 मिनट निकल गया ना। मान लीजिए 2 मिनट नहीं निकला, 1 मिनट निकल गया ना, तो फिर क्या फ़ायदा, आप आंसर ला भी दिए तो। इसलिए कभी भी आप चेक करिए तो रैंडमली चेक करिए इस तरह के प्रश्न को। ओके, इसी तरह जब आता है आपका जो प्लस माइनस क्या होता है, इंटरचेंज करके बोला जाता है कि प्लस माइनस का इंटरचेंज करते हैं और कुछ अक्षरों को इंटरचेंज करते हैं, तो नंबरों को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा कौन सा इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। इस प्रश्न में भी मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप लोग क्या करिएगा, एक एक ऑप्शन से नहीं जाना है लेकिन रेंडमली जाना है। जैसे मैंने क्या किया कि सीधे सीधे ऑप्शन बी को पहले चेक किया, मैंने ए को नहीं चेक किया। ओके, यहाँ पे क्या है, लिप टोन है, तो यहाँ पे यल भी है, आई भी है, पी भी है, टी भी है, ओ भी है, एन है, यानी कि ऑप्शन बी तो बनेगा। अब सीधे मैंने ऑप्शन सी पे आया। ओके, अब देख रहे हैं टिपिकल, मैं टिपिकल देख रहे हैं, तो टी भी है, आई भी है, पी भी है, सी भी है, ए भी है, यल भी है, यानी ए भी बन जाएगा। यहाँ पे हमको निकालना है कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता है। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, म्यूचुअल को देखते हैं, यम भी है, यू भी है, टी भी है, यू भी है, ए भी है, यल भी है। अब देखिए भैया, यू तो एक ही है ना यहाँ पे, लेकिन यू इन्होंने 2 यूज किया है, तो भाई ये नहीं बन सकता, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ए को भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि बन पाएगा कि नहीं। यल भी है, आई भी है, यम भी है, आई भी है, टी भी है, आई भी है, टी भी है, ए भी है, टी आई हो, यानी 3 आई है यहाँ पे, 3 भी आई है, यानी ए बन सकता है। हमारा डी नहीं बन सकता ना, क्योंकि इन्होंने यू 2 बार यूज किया है और यहाँ पे यू एक ही दे रहे हैं, तो हम ऑप्शन डी के शब्द को इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। ओके, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।